नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है। हमारा टॉपिक चला हुआ है रस, और रस का एक क्लास हमने पूरी कर ली है और आज रस को हम खत्म कर देंगे बिल्कुल। उसके बाद हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हमारे टॉपिक बच जाएंगे बस 2। ठीक है ना। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं पहले अपना रस का टॉपिक। तो रस के टॉपिक को हमने पढ़ लिया था कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव को हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं आपका क्या, विभाव की। हमने आपके रस और स्थायी भाव भी हमने पढ़ लिए थे। कितने थे? 11। कितने थे? 11। अब बात करते हैं हम विभाव की। विभाव नंबर 2 की हम बात करते हैं। विभाव की, वह व्यक्ति या स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। वह व्यक्ति या स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? भाव उत्पन्न होते हैं। वह व्यक्ति या स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसी क्या स्थिति है? देखिए, जैसे प्रेमी प्रेमिका को देखकर बगीचे में स्माइल करने लगता है, क्या? मुस्कुराने लगता है। ये होता है ना। तो क्या है? वो एक भाव है, हास्य भाव। क्या है? वो एक भाव है। ठीक है ना। जैसे हमने किसी को देखा और हमें कोई बुरी चीज देखकर हमें गुस्सा आ गया, क्रोध, है ना। तो इसी तरह से हमारे मन में वह व्यक्ति या वह स्थिति जिसे देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। कोई भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। जैसे कहीं पर किसी चीज को हमारे मन में देखकर घृणा आ जाती है। क्या? घृणा आ जाती है। रस कौन सा है? विभत्स रस है। और स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा। कौन सा है? जुगुप्सा या घृणा। ठीक है ना। तो वह व्यक्ति या स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं? विभाव के प्रकार कितने हैं? विभाव के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर लिखिए आलंबन। नंबर 1 पर लिखिए आलंबन। बस आपको उतना कराया जाएगा, आलंबन आपको उतना कराया जाएगा जितना आपके लिए जरूरी है। अब वो नहीं कराया जाएगा जो आपके लिए जरूरी नहीं है और आपको बेवजह के पढ़ाया जाए। ठीक है ना। आलंबन। और नंबर 2 पर क्या है? उद्दीपन। नंबर 2 पर क्या है? उद्दीपन। नंबर 2 पर क्या है? उद्दीपन। देखिए, इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में जानना आप लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं है। आपसे कभी पूछा जाएगा, आपसे अक्सर वो बस क्या पूछता है आपसे, अगर उसको नॉर्मल पूछना है तो रस और उसका स्थायी भाव पूछ लेगा, रस की परिभाषा पूछ लेगा, अंग पूछ लेगा। और अगर उसको ज्यादा ही घुसना है अंदर तो वो डेफिनेशन पूछ लेगा। वो पूछ लेगा कि वह व्यक्ति या वह स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उससे क्या कहते हैं? तो उसे विभाव कहते हैं। ठीक है ना। बस इतना आपसे पूछ लेगा। उसके प्रकार पूछ लेगा, आलंबन या उद्दीपन। एक आलंबन, एक उद्दीपन, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको कहा है कि हम बस उतना ही करेंगे जितना आप लोगों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपको कुछ भी पढ़ाया जाएगा कि चलिए बस आपको जोड़ना है, ऐसे ही आपको पढ़ा दिया जाएगा। नहीं, देखिए, हमारे एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, इसके अंदर से, और टीचर्स क्या करते हैं? आपको यहां पढ़ाते हैं। अब बच्चे के लिए ये कठिन होता है। अब एक ग्रुप सी के बच्चे से यहां पे पूछा जाएगा, वो पहले ही दे देगा कि यहां से। ठीक है ना। यहां से तो वो क्या करेगा? टीचर क्या करते हैं? बच्चे को यहां तक पढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? वो यहां से ना पढ़कर इसे पढ़ेंगे, क्योंकि वो कठिन सोचेंगे कि हम कठिन को क्लियर कर लेते हैं। किसको? कठिन को। इस वाले पोर्शन को पार कर लेते हैं पहले, ये तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन पेपर कहां से बनेगा? पेपर यहां से बनेगा। और ये हमने पढ़ा भी नहीं है, हम तो इसके चारों तरफ का पढ़ रहे हैं ना। तो क्या हो गया? ये हमारा छूट जाता है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। गलत है।
हमारा यहां से आता है तो हमें यही पढ़ना चाहिए, बस हमें यहां से ही पढ़ना चाहिए, हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर मैं इसे पढ़ लूंगा बाहर वाले को तो अंदर का तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा मेरे बच्चे, नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। देखिए ये एक गली है, ठीक है, और एक गली ये है, ठीक है, ये यहां पे घर बने हुए हैं। मुझे जाना तो यहां था लेकिन मैं चला गया यहां पर। क्या यहां पर जाकर मैं इसका पता कर लूंगा कि इसके अंदर क्या है या वो घर कहां पर है? क्योंकि वो घर तो यहां पर है जहां पर मुझे जाना था, लेकिन मैं कहां चला गया, मैं यहां पर चला गया। और जैसे ही मैं बढ़ता रहा, घुसता रहा, ये घूमती रही, ऐसे ही गलियां है, घूमती जाएगी ऐसे ही, और मैं ऐसे घूमता चला गया इसमें। तो क्या मैं ये जो इसके बाहर का रास्ता है, ये छोटे वाला, इससे क्या मैं इस तक पहुंच पाऊंगा? नहीं, मेरे लिए तो अनजान ही रहेगा वो। मैं सोचूंगा कि मैं इसी पार कर रहा हूं तो चारों तरफ उसको घूम जाऊंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। मुझे यहां जाना तो मुझे जाना भी इसमें को, इसी गली में को पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा विभाव, अब हम देखेंगे अनुभाव। क्या देखेंगे? अनुभाव। नंबर 3 पर क्या है? अनुभाव, ठीक है, क्या है? अनुभाव, ठीक है। अनुभाव को देखते हैं। वह स्थिति या व्यक्ति जिसके कारण हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि विभाव के कारण हमारे शरीर पर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुभाव कहते हैं। सॉरी, वह व्यक्ति या स्थिति, वह व्यक्ति या स्थिति जिसके कारण हमारे शरीर में विकार होता है। क्या होता है? स्थिति जिसके कारण हमारे शरीर में विकार होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में विकार होता है। क्या होता है? हमारे शरीर में विकार होता है, विकार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। या हम कह सकते हैं, भाई मैंने पहले आपको बताया था कि वह व्यक्ति या स्थिति जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, जिसके कारण हमारे मन में भाव होता है, ठीक है ना, भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन हम कह सकते थे कि व्यक्ति या स्थिति क्या था? विभाव। तो क्या हुआ? वह क्या हुआ? विभाव के कारण। लिखिए इसकी एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। वो विभाव क्या हुआ? विभाव के कारण। क्या? विभाव के कारण हमारे शरीर पर जो विकार उत्पन्न होता है, विभाव के कारण हमारे शरीर पर जो विकार उत्पन्न होगा, हमारे शरीर पर जो विकार होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे आपका अनुभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अनुभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुभाव कहते हैं। अब कहेंगे कि विकार क्या होगा। देखिए, जब मुझे किसी को देखकर मेरे मन में उत्साह हुआ, मुझे हंसने का मन किया, मेरे मन में हंसने का भाव आया, तो मैंने हंसा, तो मेरे चेहरे का जो है वो भाव बदल गया ना, चेहरे की शेप बदल गई। मैं जैसे हंसता हूं तो क्या होता है? देखिए, ठीक है, बदल जाता है ना। जैसे मुझे गुस्सा आता है तो आंखें बड़ी हो जाती है, माथे पर झुर्रियां पड़ जाती है, गुस्सा आने लगता है तो चेहरे का भाव बदल जाता है। तो हमारे शरीर पर क्या हुआ? विकार हुआ, अर्थात हमारे शरीर का रूप बदल जाता है, ठीक है ना। क्या हुआ? विकार उत्पन्न। या किसी कह सकते हैं कि बगीचे में हमने किसी सुंदर बालिका को देखा और उसे देखकर हमारे दिल में एक मतलब क्या, एक प्रेम की भावना आई, हल्की सी चेहरे पर स्माइल आई और लाली गालों पर छा गई। किसी लड़की ने किसी लड़के को देखा और उसके चेहरे पर लाली आ गई, तो क्या हुआ? एक अलग विकार उत्पन्न हो गया ना। उसको अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए जो हमारे शरीर पर विकार उत्पन्न हुआ, उसे क्या कहेंगे? उसे अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। प्रकार की अगर बात करता हूं कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं, अगर मैं प्रकार की बात कर लेता हूं कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो अनुभाव के प्रकार होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। लिखिए, अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं?
4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर लिखिए सात्विक। क्या हो गया? नंबर 1 पर क्या हुआ आपका? नंबर 1 पर हो गया सात्विक। नंबर 2 पर क्या हो जाएगा? कायिक। ठीक है, नंबर 1 पर सात्विक, नंबर 2 पर कायिक, नंबर 3 पर वाचिक। क्या हो जाएगा? वाचिक। ठीक है, नोट करिए साथ साथ, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। क्या हो गया? आहार्य हो जाता है। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों देखिए, अब आपके हिंदी कंप्लीट होने वाली है बिल्कुल। मैंने कहा था आप लोगों को जब मैंने हिंदी दोबारा शुरू की थी कि हम आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे, और एग्जाम तो आपका आया ही नहीं है कोई भी। तो अभी जो एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम होगा अब चुनाव के बाद होगा, बिल्कुल चुनाव से पहले कोई एग्जाम नहीं होगा। और लगभग यूपी में चुनाव है और 7 तारीख से शायद शुरू है, 7 से 10 से। और चुनाव जो वोटिंग जो खुलेगी 10 तारीख में खुलेगी, मार्च में। तो इसके बाद ही आपके एग्जाम होंगे। तो ये आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। मतलब 2 टॉपिक आपके और रह जाते हैं। 2 टॉपिक, एक रह जाता है आपका छंद और एक रह जाता है आपका अलंकार। ये क्या हो गया आपका? छंद, और एक रह जाता है अलंकार। इन दोनों टॉपिक को मैं आराम से करा दूंगा। अभी 1-2 दिन में ये टॉपिक नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक आपके हो जाएंगे। अभी हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे बस। ठीक है, अभी हम कुछ दिन प्रैक्टिस सेशन करेंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से। अब देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कितने प्रकार हो गए हमने पढ़ लिए? हमने 3 प्रकार हमने अच्छे से क्लियर कर लिए। कितने प्रकार? हमने 3 प्रकार को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम करते हैं आपका चौथा अंग। समास का चौथा अंग क्या है? संचारी भाव। नंबर 4 पर लिखिए क्या? संचारी भाव। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है वो, संचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्याभिचारी भाव। क्या? व्याभिचारी भाव। चारी भाव। बहुत बार क्वेश्चन बनता है यहां से, व्याभिचारी भाव से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। बहुत बार वो एग्जाम में पूछता है, जब उसे अंदर से अच्छे से पूछना होता है। क्या होता है? मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होने वाले मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होने वाले भावों को क्या कहते हैं? उत्पन्न होने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संचारी भाव कहते हैं, या व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव कहते हैं या संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। अगर प्रकार की बात करूं, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि संचारी भाव के प्रकार कितने होते हैं, व्यभिचारी भाव के प्रकार कितने होते हैं। ये आपसे बहुत बार पूछता है। कितने प्रकार होते हैं? 33 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 33 प्रकार होते हैं। अब 33 के 33 आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपसे प्रकार पूछ लेगा टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 या 33। तो कितने होंगे? 33 होंगे। तो संचारी भाव के कितने प्रकार होते हैं? 33 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं? 33 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 33 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ, देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत कुछ भी जो आपके इससे इंपॉर्टेंट है। कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट है वो नोट बना के आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले तो अच्छा सा हम कलर देख लेते हैं, और अच्छा सा कलर हम लेते हैं। सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ये तो। अब शायद कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं, हम कुछ पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, रस के अंग कितने हैं? लिखिए नंबर 1 पर, नोट बनाइए और लिख लीजिए। ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं बहुत काम के हैं। ठीक है, नंबर 1 पर लिखिए रस के अंग। रस के अंग
ठीक है। रस के अंग, नंबर 2 पर लिखिए स्थायी भाव। या इसे रहने दीजिए, अभी यहां पे कुछ और लिखिए। नंबर 2 पर लिखिए प्रधान भाव। क्या? प्रधान भाव। प्रधान भाव कहते हैं। प्रधान भाव कहते हैं, किसे कहते हैं बताऊंगा, नोट कर ली, साथ साथ नोट करके लिखिए कि स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या। और लिखिए आप लोग स्थायी भाव की मान्यता। क्या हुआ? स्थायी भाव की मान्यता। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव की मान्यता। ठीक है ना। और नंबर 5 पर एक और पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। पॉइंट क्या होगा कि मूल रसों की संख्या। क्या? मूल रसों की संख्या। जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है। देखिए रस के अंग कितने बताए थे मैंने आपको? 4 बताए थे। कितने बताए थे? 4। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख देता हूं हिंदी में भी 4। कितने? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, सॉरी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और संचारी भाव कहते हैं व्यभिचारी भाव। क्वेश्चन है प्रधान भाव किसे कहते हैं? प्रधान भाव स्थायी भाव को किसे कहते हैं? स्थायी भाव को कहते हैं। स्थायी भाव को क्या कहते हैं? प्रधान भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। स्थायी भाव की मान्यता कितनी है? 11। अब 11 कौन सी? मैंने किया 9 + 2। अब ये 2 कौन से हैं? मैंने आपको 2 बताए थे। एक तो वात्सल्य बताया था, एक बताया था क्या? बताइए। एक तो आपको मैंने वात्सल्य बताया था, एक भगवत विषयक बताया था। कौन से? भगवत विषयक। 2 जोड़े गए थे बाद में। ठीक है ना। 2 को मान्यता दी गई थी। तो मान्यता कितनी है? 11। और स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। मैंने नोट बनवा के आपको लिखवाया था कि अगर विकल्प में 11 और 9 दोनों दिया जाए तो 9 का चयन करें। ठीक है। अब मूल रसों की संख्या कितनी है? मूल रस कितने हो गए? 9। लेकिन मैंने मूल रस क्यों कहा? मूल रस 9 इसलिए है क्योंकि जब स्थायी भाव 9 है तो रस भी कितने हो गए? 9। लेकिन जब बाद में 2 स्थायी भाव जोड़ दिए गए, एक वात्सल्य, एक भगवत विषयक, तो उसके बाद आपके क्या हो गए? आपके स्थायी रसों की संख्या भी कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। ठीक है। ये थे कुछ पॉइंट। और पॉइंट लिखिए आप लोग, 3-4 पॉइंट मुझे और भी लिखवाने हैं आप लोगों को। फिर चैप्टर यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर यहीं पर। ठीक है। अब हम लिखते हैं कुछ और टॉपिक, कुछ और नोट बना के हम लोग लिख लेते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? नंबर 5 हो गए थे, वहां पे 6 की बात करते हैं हम। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहते हैं? यहां पे लिखूंगा मैं इसका आंसर। किस रस को रसराज कहते हैं? बताइए, किस रस को रसराज कहते हैं? नाटक में कितने रस है? नाटक में कुल रस। नाटक में कितने रस माने जाते हैं? ठीक है ना। नाटक में कितने रस माने जाते हैं? ठीक है ना। नाटक में कितने रस माने जाते हैं? ठीक है ना। नाटक शास्त्र के रचयिता, नाटक के शास्त्र के रचयिता, नाटक के शास्त्र के रचयिता कौन हो गए? नाटक के शास्त्र के रचयिता कौन हो जाते हैं? ठीक है ना। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? नाटक में किस रस को नहीं गिना जाता?
बाद में लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए किस रस को रसराज कहा जाता है, किसे कहा जाता है, श्रृंगार को, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नाटक में कुल रस कितने हैं, नाटक में 8 रस माने जाते हैं, कितने, 8। नाटक के शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है, भरत मुनि है नाटक के शास्त्र के रचयिता, ठीक है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है, कितनी मानी है, 8 मानी है। नाटक में शांत रस को रस नहीं माना जाता, ये जो मैंने लिखा है नाटक में कुल रस कितने हैं, 8। तो यहां पर एक नोट बना के मैं इसके लिए ही लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एक नाटक में शांत रस को रस नहीं माना जाता, शांत रस को नहीं मानते, नाटक में शांत रस को नहीं गिना जाता, ठीक है ना, कितने नाटक में शांत रस को नहीं गिना जाता। रसों की संख्या कितनी है, 9। नाटक में कितने रस है, 8। रसों की संख्या कितनी है, 9, और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नवरस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें नवरस कहा जाता है, ठीक है ना। बाद में 2 जोड़ दिए गए, 2 कौन कौन से जोड़े गए, 2 जोड़े गए, एक तो आपका जोड़ा गया कौन सा, वात्सल्य, और एक भगवत विषयक जोड़ा गया, ठीक है। तो ये कितने हो जाते हैं, ये आपके 11 मान्यता कितनों की हो जाती है, बाद में 11 की हो जाती है, ठीक है दोस्तों। दोबारा से देख लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं कि नाटक के शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है। नाटक के शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है नाटक के शास्त्र के रचयिता। वे 8 रस को रस मानते हैं क्योंकि वो शांत रस को रस नहीं मानते, नाटक में शांत रस को रस नहीं माना जाता, लेकिन नॉर्मली रस शांत रस को रस माना जाता है, इसलिए 9 रस हो जाते हैं। लेकिन 2 रस को मान्यता बाद में दी गई, एक वात्सल्य को, एक भगवत विषयक को, तो मान्यता कितनी हो गई, 11। कितनी हो गई, 11। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके हिंदी के 2 टॉपिक रह गए हैं बस, और सब हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने हिंदी की बहुत सारी क्लास ले ली है आपकी, और हिंदी को सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए। आपके जितने भी हिंदी के टॉपिक होते हैं मैंने कंप्लीट कर दिए। एक टॉपिक की बात करूं तो आपका अलंकार रह गया है, क्या रह गया, अलंकार, और एक टॉपिक नंबर 2 पर आपका छंद रह गया। और इन दोनों टॉपिक को मैं पीडीएफ से कराऊंगा, पीडीएफ से, क्योंकि लंबे टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए जरूरी भी है। 2 टॉपिक आपके रह गए, एक छंद रह गया, एक अलंकार रह गया। दोनों को मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके जो आंसर है, जो उसके एग्जाम्पल है, वो मैं पीडीएफ में आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं। और दोस्तों सुबह 6 बजे मैडम करंट अफेयर की क्लास लेती है आपकी, डेली आपको लेनी है। मैडम बहुत अच्छे से करंट अफेयर करा रही है, बहुत मेहनत करती है मैडम, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। 8 बजे मैडम की बायोलॉजी क्लास हो रही है, जो कुछ दिनों से नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब वो ठीक है, और सोमवार से आपकी क्लास मतलब कंपलसरी चलती रहेगी। और आपकी जो 9 वाली हिंदी क्लास होती है, कुछ दिन के लिए हम इसे विराम देंगे, क्योंकि अभी चुनाव भी है और कोई एग्जाम नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई सी भी टॉपिक में दिक्कत है, आप लोग हमें बताइए, कमेंट कर दीजिए। 8 बजे शाम को हमारी क्लास होगी, कौन सी, आपकी प्रैक्टिस सेशन होता है हिंदी का। 8 बजे प्रैक्टिस सेशन होता है हिंदी का, तो आप लोग वहां पर आइए और प्रैक्टिस करिए शाम को 8 बजे। अभी इस क्लास में जो 2 टॉपिक है मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं इन टॉपिकों को धीरे से आराम से करा दूंगा। अब आपकी क्लास को कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं, लगभग आपकी हिंदी की अगर बात करता हूं मैं, तो हिंदी की लगभग 70+ क्लासें चली गई है, 70 से 80 क्लास। और इतनी ही क्लास मैंने 80 के आसपास पहले भी हिंदी की करा दी है, तो 2 बार मैंने हिंदी कंप्लीट करा ली है, ठीक है दोस्तों। और अभी जो अगर मैं कहूं तो आपके जो रचनाएं विलोम शब्द है, वो हमने कहां पे की है, वो हमने की है शाम को 8 वाली क्लास में, वहां पे आपको टॉपिक में मिल जाएंगे। वो शाम को 8 बजे वाली क्लास में वो आपको टॉपिक में अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी उन्हें देख सकते हैं, अच्छे से क्लास लीजिए। और ये 2 टॉपिक मैं आपको करा दूंगा, और फिर कुछ दिनों के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे, जैसे ही आपके एग्जाम आ जाते हैं नज़दीक, तो शुरू करेंगे हिंदी को दोबारा से। अभी आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाइए, और हिंदी को बिल्कुल शुरू से पढ़िए, क्योंकि अगर आपको हिंदी शुरू से पढ़नी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी कुछ दिन के लिए, बस ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, कुछ दिन के लिए थोड़ा विराम रखेंगे, क्योंकि आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 टॉपिक बचे हैं, मैं अभी करा दूंगा, 3-4 दिन के अंदर मैं आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, क्योंकि इतना सारा पढ़ लिया है, तो प्रैक्टिस से पता चले कि हमें कितना आता है, और उसके बाद फिर से हम हिंदी को बिल्कुल 0 से शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। रस हमने पूरा कर लिया है, आपका रस पूरा कंप्लीट हो गया है, अब रस में कुछ नहीं बचा है, मैंने सब कुछ आपको लिखा दिया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा भी दिया है,
ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतने रखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, आप लोग हमें बता सकते हैं। कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग हमसे जुड़ सके। आपके परिवार से लोग जुड़ेंगे तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया है, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, सबके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन करिए। नीचे ग्रुप दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें बताइए, वहां पर हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे। धन्यवाद।